हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे फॉर प्रीलिम्स 2021। टाइम कम है, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज की इंपॉर्टेंट क्या है सो दैट आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सके और ज़्यादा मार्क्स ले पाओ। और इस कंटेक्स्ट में ये भी बता दूं कि मान लो अगर आप इस साल का प्रिलिमिनरी नहीं दे रहे हो, आप अगले साल दोगे, तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, इसकी अप्रोच क्या रहेगी और इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखते हैं ईयर वाइज ब्रेकअप। तो ईयर वाइज अगर आप देखोगे, इट्स इजी टू आइडेंटिफाई कि एवरी ईयर 15 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 15 to 20 क्वेश्चंस जो साइजेबल है। मतलब आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे पसंद है नहीं पसंद है फर्क नहीं पड़ता, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये आती है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, गिवन कि टाइम कम है, हम इसको प्रायोरिटाइज करें। अब ब्रेकअप देख लेते हैं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि मॉडर्न इंडिया का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो मॉडर्न इंडिया का सिग्निफिकेंस इस कंटेक्स्ट में इवन 2020 में अबाउट, अगर हम सिर्फ अगर हम ब्रेकअप देखें यहाँ पे 6 और 9 क्वेश्चंस, और अगर हम आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर देते हैं, तब भी अबाउट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और जब मॉडर्न इंडिया की भी बात करता हूँ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में बात करूँ तो पीरियड फ्रॉम 1939, तो 1939 या 1935 से 1947 तक का पीरियड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, तो उन पे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप ये आइडेंटिफाई करें, देखें कि मॉडर्न इंडिया अगर मैं बात करूँ तो ये रफली 200 ईयर्स की हिस्ट्री है, और जो बाकी हिस्ट्री है दैट इज मोर देन 2000 ईयर्स। तो मतलब कम में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिल रहा है यहाँ पे। मैं पर आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इग्नोर कर दो, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे 50% फिर भी बाहर से आया है। मैं आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करने के बाद बोल रहा हूँ, तो आर्ट एंड कल्चर तो कॉमन है टू एवरी पीरियड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इस एनालिसिस में मैं सब पे फोकस कर रहा हूँ, एंशिएंट से लेके आपके मॉडर्न तक, एंड आई विल बी यूजिंग द पास्ट ईयर पेपर्स। तो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है बिकॉज एंशिएंट इंडिया बहुत पुराना है, तो हमारे पास कोई ज़्यादा राइटिंग्स, ज़्यादा मटेरियल नहीं था। हम ट्राई करते हैं कि हम समझे कि क्या क्या हुआ होगा, ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो राइटिंग्स है हमारे पास, यूरोपियंस लिखते थे यहाँ पे, इंडियंस लिखते थे, तो हमें ज़्यादा पता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का हमेशा एक चैलेंज रहा है अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। स्टोन एज में अगर आप देखो, स्टोन एज से, प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे राइटिंग्स नहीं थी, तो हम उनके जो स्टोन यूज़ करते थे वहाँ से आइडेंटिफाई करते, या जो पेंटिंग्स करते थे, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा चैप्टर है ऑन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, विच इज गिव्स अस गुड इनसाइट्स अबाउट स्टोन एज। इससे ऊपर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली। उसके बाद आता है पीरियड प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली मीन्स द हड़प्पा पीरियड, और हड़प्पा पीरियड इम्पॉर्टेंट है, नेचुरली इम्पॉर्टेंट है, ओपनाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, तो उसकी सिग्निफिकेंस है। और हड़प्पा में भी अभी रिसेंटली धोलावीरा हैड बीन इन न्यूज़, ठीक है। धोलावीरा या कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेक्स्ट फेज है जब हमारे पास राइटिंग्स मिल गई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और हम समझते भी है उस राइटिंग को, तो ये एक नेक्स्ट फेज है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द वैदिक एज टू द गुप्ता एज। पर अगर आप एंशिएंट के क्वेश्चंस देखोगे, फोकस ये रहेगा अबाउट दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। चाहे वो एंशिएंट राइटर्स के नाम हो, या वो कौन से किंग के साथ एसोसिएटेड थे, अशोका ने कौन सा पिलर इरेक्ट किया है, कहाँ का इरेक्ट किया है, उस पिलर को किसने समझा था पहली बार, जेम्स प्रिंसिप, एज बीन आस्क्ड इन 2018, इस 2020 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक और एक चीज जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुई थी एंशिएंट इंडिया में, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स। तो वैदिक रिलीजन या हिंदू वैदिक रिलीजन वेरी वेरी क्लोज, राइट, सेम ही है।
बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड लाइकवाइज कुछ लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था पर इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा राइटिंग्स है यहाँ पे हमारे पास. सो द इमर्जेंस ऑफ द फिलोसफिकल थॉट, और फिलोसफिकल थॉट में अगेन द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द वैदिक थॉट एंड नॉन वैदिक. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है. और इस रिगार्ड में भी हमें बस बेसिक, जैसे फिलोसफिकल थॉट भी हो, हमें बेसिक थॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके नॉलेज, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें. वो थॉट किसका है, किस आदमी ने किया है, उसके बेसिक फीचर्स क्या थे, इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए. फिर अब रिलीजन है तो टेम्पल भी होंगे, टेम्पल होंगे तो मोनेस्ट्रीज, राइट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मोनेस्ट्रीज. सो हमें इनका पता होना चाहिए. और सबसे अच्छा आइडिया है अगर हमें पता करना है, विच इज़ इन NCERTs में ऑलरेडी इसके बारे में कवरेज है. NCERT सिर्फ उन टॉपिक्स को पकड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो काफ़ी सारा सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें घुसानी है. तो NCERT इज़ द बेस्ट सोर्स टू कवर दिस एंशिएंट इंडिया. नई वाली को पकड़ लो, और उसमें से जब आप पढ़ रहे हो, उसकी रीडिंग कर रहे हो, आप गूगल थोड़ा सा करना पड़ेगा. बताता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उससे बताता हूँ. तो पहले तो एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आया था इन 2020, राइट. सो दिस इज अबाउट द अशोका एडिक्ट्स. सो whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. और यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में है. अब आप ये टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, पक्का पता है, मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैंने खुद नहीं पढ़ा था. तो पर आप ये पढ़ोगे इसको यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे है. आपको पता है कि समुद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट गुप्ता एम्परर, और उनका फिलॉसफी था अपना एक्सपैंड करना. उन्होंने, उनको बोलते थे, ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर बेसिकली, ठीक है. तो वो उन्होंने, अब उनकी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो ये बताते हैं कि उन्होंने कौन सी टेरिटरीज एक्वायर करी, और उनका पीरियड ऑफ पीस तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है. तो यहाँ पे हमें आइडिया लगा सकते हैं कि अशोका हो सकता है, अशोका पीरियड, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट पीस, ही टॉक्ड अबाउट नॉन वायलेंस. तो अशोका विल बी आइडियल, एंड अशोका के रॉक एडिक्ट्स भी है. तो ऐसे आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा इन हिस्ट्री. फिर एक और एक क्वेश्चन है अबाउट स्कॉलर्स. So Panini is associated with Pushyamitra Sangha, Aramasima is associated with Harshvardhana, Kalidasa is associated with Chandragupta too. तो हमें ट्रू एंड फॉल्स बेसिकली पता करना है, और कुछ स्टेटमेंट्स दी रखी है. तो आप, मुश्किल है कि आपने ये पढ़ा होगा और बुक्स में भी ऐसा डायरेक्टली दिया नहीं होगा, पर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि शंगा है, मतलब शंगा मतलब ईस्ट. पहले हम मगधन एम्पायर के बारे में बात करते तो वो ईस्ट में होगा. पन्निनी बिलोंग टू द वेस्ट, गांधारा रीजन, तो ये नहीं हो सकता. हर्षवर्धना के बारे में उनके जो इंस्क्रिप्शंस है वो रिटन बाय हिज चीफ कवि, सबसे इंपॉर्टेंट कवि जो बाना भट्टा थे. तो अरमसिमा भी नहीं होना चाहिए. तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि 2 जिसमें भी है वो नहीं होगा. तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो. तो ये एक अप्रोच है, 1 और 2 को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते थे. एक क्वेश्चन है बुद्धा के ऊपर, ठीक है. बुद्धा पे नॉर्मली इजी क्वेश्चन आते हैं अबाउट हिज, जैसे कि चैत्य या विहारास क्या है. ऐसा क्वेश्चन आया था इन 2014. बुद्धा हैड विजिटेड विच ऑल प्लेसेस. आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सोच सकते हो कि बुद्धा बिलोंग टू द ईस्टर्न पार्ट एंड ही हैड रिलेशंस विद सर्टन किंगडम्स, इंपॉर्टेंट किंगडम्स. वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो. पर कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा, नहीं, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था जब मैंने पहली बार देखा. दिस वॉज आस्क्ड इन 2020 प्रीलिम्स. सो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू हैव द वर्ल्ड. बहुत डिफिकल्ट है ये बोधिसत्वास के ऊपर एक क्वेश्चन है, राइट. एंड NCERT में इनका रेफरेंस दिया हुआ है, पर ये नहीं बोला कि हु इज द फ्यूचर बुद्धा. इनफैक्ट NCERT में एटलीस्ट आपको इतना पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास है. तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गूगल दीज टर्म्स. इनफैक्ट अगर आप इसको मैत्रेय बुद्धा, मैत्रेय को आप गूगल करोगे तो सबसे पहले चीज़ आती है फ्यूचर बुद्धा. ये बहुत डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट.
एंड आई वुड रियली रिकमेंड अगर आप उसको छोड़ ही दो, पर अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम है, तो आप इनफैक्ट एनसीईआरटीज आप पढ़ो इस टाइम पे और इनको गूगल करते रहो, तो चांसेस है यू विल बी एबल टू रिकॉल ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लिखना थोड़ी है अभी। तो ये एक अप्रोच इसकी हो सकती है। एंशियंट इंडिया में अलवार्स और नायनार्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इसका एक अच्छा सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको लगता है, हमको लगता है यार कहाँ से आ गया क्वेश्चन, पर अगर आप वो टर्म को गूगल करो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही मिलेगा। तो एनसीईआरटी में पढ़ो, एनसीईआरटी फ्रॉम 6th क्लास टू लेके आप पहले 10th तक पढ़ो, 10th के बाद 11th 12th तक आगे पढ़ो, पर पहले वो पढ़ो क्योंकि जूनियर क्लासेस मैंने देखा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राइटिंग्स में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर संगम एज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, संगम एज, तो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये संगम एज और ये साउथ के जो होते हैं उनमें नाम बहुत होते हैं, नेम्स जो हम इजीली एसोसिएट नहीं करते, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ, तो इसीलिए थोड़ा रट्टा फैक्टर आ जाता है वहाँ पे। और एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, मेरी एक अप्रोच है कि कॉन्सेप्ट्स हमको याद रहते हैं, पर जो फैक्चुअल होता है वो याद नहीं रहता है, तो चांसेस है कोशिश करो कि एग्ज़ाम से जितना पहले पढ़ सको एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि आप रिकॉल बेटर कर पाओ एग्ज़ाम में। अब देखते हैं मेडिवल इंडिया के ऊपर। तो मेडिवल इंडिया स्टार्ट होता है ट्राइपार्टाइट के साथ। ट्राइपार्टाइट में 2020 में क्वेश्चन आया था अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ सर्टन किंग्स, तो उनके टाइम पीरियड के बेसिस पे ये भी एलिमिनेशन पे हो रहा था। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आता है इंडो इस्लामिक कल्चर, राइट। इंडो इस्लामिक आपका महमूद गोरी हैड इन्वेडेड इनटू इंडिया पृथ्वीराज चौहान को हरा के, बैटल ऑफ तरेन। तो जब वो आए, इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब मुस्लिम रूलर्स वर रूलिंग ओवर एन इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी कह लो आप, अगर हम हिंदू को, सारे रिलीजन्स को हिंदू में मान ले, ठीक है। तो एक सिंक्रेटिक कल्चर बन गया विच वॉज कंबाइंड ऑफ इंडियन, आई मीन इट वॉज कंबाइनिंग ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन जो आउटसाइड ऑफ वेस्ट था, इस्लामिक ट्रेडिशन, वो कंबाइन हो गया। जो हम आज तक देखते हैं, आर्किटेक्चर देते हैं, हम लैंग्वेज देखते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, जो हिंदी का काफ़ी सारा डेवलपमेंट इस फेज के अंदर हुआ है। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर इट। फिर आता है मराठा पीरियड, तो पेशवास पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, शिवाजी प्लस पेशवास। फिर साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट विच वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, इतना सिग्निफिकेंट था कि बे ऑफ बंगाल उनके टाइम पे चोला लेक कहा जाता था। तो चोलास, एंड देन विजयनगर में विजयनगर डायनेस्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड विजयनगर में पर्टिकुलरली कृष्णादेवराया हैज़ बीन इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कृष्णादेवराया देखे जाते हैं, तो विजयनगर इज इंपॉर्टेंट। विजयनगर हैड अ फाइट विद द बहमनीज, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजयनगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बता दूं कि इनके टाइम में पोर्चुगीज हैड कम इनटू इंडिया। पोर्चुगीज इंडिया में आ गए, इसका मतलब था फॉरेन ट्रैवलर्स भी आ रहे थे, तो वो ट्रैवलर्स और उस किंग का नाम, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स, इनफैक्ट फॉरेन ट्रैवलर्स एंशियंट हिस्ट्री के लिए, जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स फाइन एंड ह्यूनसैंग हु केम टू इंडिया, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। एज अ रिएक्शन टू द ग्रोथ ऑफ द इस्लामिक कल्चर and to the problems that were existing in the society, the Bhakti movement had emerged. तो भक्ति मूवमेंट पर्टिकुलरली मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, स्पेशली हमारा इवन द सिख रिलीजन हैज़ इट्स रूट्स इन द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति सेंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट वाले जैसे नानक और कबीर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके ऊपर थोड़ा राइटअप हो तो अच्छा रहेगा। इस टाइम में इंपॉर्टेंट एक और एक चीज़ है, दैट इज इमर्जेंस ऑफ द रीजनल कल्चर, रीजनल आर्किटेक्चर, रीजन में लैंग्वेज कौन सा है, इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक कर्नाटका, मराठी, वो सब लैंग्वेजेस इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिवल इंडिया। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये मॉडर्न इंडिया।
अब मॉडर्न इंडिया को मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया, दैट इज द राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है कि जो शुरुआती इवेंट से प्लासी एंड बक्सर, मैं ज़्यादा उसमें पढ़ा नहीं जाता, बट देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है, विच वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया मतलब नए नए वर्ड्स हमारे लिए आते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस साल एक क्वेश्चन आया था ऑन, ये आप क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बानियान, आई डोंट नो इट्स बनिया और बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ टू द स्टेट। तो ये क्वेश्चन आया था इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे इसका आंसर वैसे 2 और 3 है। सो मिरासीदार इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम से कनेक्टेड है यहाँ पे, और औरंग का मेंशन किया गया है इन 8th एनसीईआरटी। तो यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो एटलीस्ट हम इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कि 2 और 3। मॉडर्न इंडिया के आई विल सजेस्ट दैट बियॉन्ड एनसीईआरटी यू नीड टू रीड समथिंग। कोई भी बुक ले लो, समथिंग एज बेसिक एज विपिन चंद्रा लेना, विपिन चंद्रा ले लो, या समथिंग एज बेसिक एज लूसेंट ऑल्सो, वो भी चलेगा मेरे को। पर वो लेके इसको एडिशनल रीडिंग जरूर करना पड़ेगा, नेट पे वो टर्म्स को सर्च जरूर करना पड़ेगा। इनफैक्ट प्रीलिम्स यही भी देखता है कि आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी होती है, आप उसको सर्च करते हो, आप उसको याद भी रखते हो, तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेटेड में एक और एक क्वेश्चन आया था इन 2020 प्री। तो वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये तो पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि वो यहाँ पे थे, कुछ टेंशन होगी, लोग पसंद नहीं करते थे ब्रिटिशर्स को, गरीबी आने लग गई। So there was a problem with the peasants as well as the tribal community. So tribal uprisings, particularly the Santals and Mundas, यूपीएससी में पूछे गए, इनफैक्ट इस साल के यूपीएससी में भी आए थे। So with reference to the history of India, Ulugulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? उलुगुलान अगर आप देखोगे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये वर्ड, पर अगर आपको नहीं भी पढ़ा, मान लो आपको एनसीईआरटी सच्ची में पढ़नी चाहिए, पर अगर आपको नहीं पढ़ा, आपको इतना पता होना चाहिए कि संतल और मुंडा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च ही कर लो, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पीरियड में, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक छोटा सा इवेंट था, ठीक है, 1 साल का इवेंट था अगर हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि 2-3 पेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, ठीक है, इस इवेंट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। लाइकवाइज इसके साथ एसोसिएटेड पर्सनालिटीज, किन्होंने किस टाइम पे किस रीजन से बिलोंग करते थे, जैसे बेगम हजरत महल बिलोंग्स टू विच, एक मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। टांटिया टोपे हु वाज टांटिया टोपे, या वो किस रीजन में थे, रानी लक्ष्मीबाई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से भी पूछे गए हैं। अब आते हैं द टाइम पीरियड बिटवीन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू 1947, जिसको मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट बोली जा रहा हूँ। तो जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं इस पीरियड में, सो द थिंग इज दैट देयर वाज इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, मतलब लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि हम भाई इंडियन है, ये बाहरी लोग हैं, एक क्लियर आइडिया लग गया था यहाँ पे। और ये तब हुआ जब इंडिया में सोशियो कल्चरल मूवमेंट हुआ। तो हमें सोशियो कल्चरल मूवमेंट इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन राय, उनके बारे में पता होना चाहिए, आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज, फिर आपको विवेकानंदा, इनके बारे में पता होना चाहिए। पर आजकल देखा जा रहा है कि पर्सनालिटीज विच आर लेसर नोन पर्सनालिटीज पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो समथिंग लाइक गूगल डूडल, उसमें कुछ आया था और उससे आ रहा है, वो भी हो रहा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास कोई बुक पढ़ी है जिसमें लोगों के नाम लिखे हैं,
ठीक है, हमारा तो फोकस ये रहता है ब्राह्मो आर्य, पर आपके पास एक बुक पड़ी है जिसमें लोगों के नाम लिखे, आप उनको उनके ऊपर गूगल कर सकते हो। जैसे राणा दे ने क्या किया था, वो कौन सी सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे, तिलक कौन सी सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे। तो इस अप्रोच से आप पढ़ सकते हो कौन सी वुमेन थी जो इन्वॉल्व थी इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अब ये एक क्वेश्चन है विच वॉज आस्क्ड बिफोर 2020, ठीक है। सो मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और लीडर, और उनके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है। अब आते हैं इमर्जेंस ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई तो कांग्रेस के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे, पर्टिकुलरली जो एवरी ईयर उनका एक सेशन होता था। तो एवरी ईयर दिसंबर दे हैड अ सेशन। वो सेशन में क्या बोला गया था, कुछ सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी सेशन, हरिपुर सेशन, कराची सेशन, फंडामेंटल राइट्स का डिक्लेरेशन किया गया था। लाहौर सेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड हु वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इमर्जेंस ऑफ कांग्रेस में ये इंपॉर्टेंट है। अब जब कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस के टाइम पे प्रेशर हो गया, नेशनल मूवमेंट बढ़ गया, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम पे रिलीज किए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और यहाँ पे काउंसिल्स एक्ट 1909, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ये सब है, ये सब इवेंट्स है। तो इनमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है 1919 और 1935, ये दो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 1935 को ये भी बोला जाता है कि दैट इज द बैकबोन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक इससे बोरोड है। तो ये इसको फोकस देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आता है 1939 से 1939 से 47 के इवेंट्स, दैट इज, या 1935 से भी बोल सकते हैं, टू पार्टीशन। तो इस टाइम में इंडिया वाज गेटिंग इंडिपेंडेंट, मुस्लिम लीग का प्रेशर था, तो पार्टीशन की भी बात हो रही थी। तो काफ़ी सारी नेगोशिएशंस चल रही थी अबाउट हाउ द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियंस। तो वो कैसे होगा, तो इसीलिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इस टाइम में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये अकेला इवेंट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर अंदर से ढूंढ के पूछे जाते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए एक एक इवेंट का, मतलब अगर आपका एग्जाम है, आई वुड सजेस्ट कि उससे पहले ये पढ़ के जाओ 1939 से पार्टीशन के बीच में। सो ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन जो था, या फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, राजा जी फॉर्मूला हो गया, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है क्रिप्स के ऊपर, द प्लान ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिप्स एनविसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बी पार्टीशनड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब था हमारे आज के एनालिसिस में, ठीक है। ये आपको, आई एम प्रीटी श्योर इट शुड हेल्प यू विद योर, थोड़ा जल्दी में किया है बिकॉज दैट्स द आइडिया, ठीक है। एक्सप्लेन करना इतना नहीं है, बट आई वांटेड टू जस्ट शो कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, क्या अप्रोच रहता है, सो दैट यू कैन फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। So this is all I have in this analysis. You're watching Prep IAS with me, Shubhashish Singh Arehal.